सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जाए। एप्लीकेशन पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइजेशन के सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके थे। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन पी ब्लॉक में थोड़ा सा लगाते हैं। कौन सी चीज? कैलकुलेशन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक दोनों दोनों लोगों को एक 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 काम करो, दोनों लोग एक एक लाठी लो और बीच वाले लोग उसमें तेल लगाओ। और सुनो ना, पहले पहले हमको एक बार एक लाइन मेरी बात तो सुन लीजिए। दोनों एक एक लाठी लो, बीच वाले लोग उसमें तेल लगा दे लाठी में, और दोनों यहाँ आओ, दोनों मेरा सर फोड़ दो। मेरे रहते दोनों लड़ रहे हो, बताओ हम ताली बजाएं? चलो ऐसे तो छोटू हम लोग स्कूल में लड़ा करते थे, बड़ा मजा आता था ऐसे लड़ने में। अच्छा लड़ा करो, लड़ने से दोस्ती बढ़ती है, पता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये शादी से पहले ही होता, इसके बाद नहीं होता। XHM molecular hydrides from P block। XHM molecular hydrides from P block, ठीक है। जैसे पहला ग्रुप ले लो 5A, तो XHM यहां पर क्या हो जाएगा? XH3 टाइप का फॉर्मूला बोलो। XHM क्या हो जाएगा यहां पर? XH3 टाइप का फॉर्मूला। तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे लोग? NH3, आराम से सीखो, PH3, ASH3, SBH3। BI पर भी जा सकते हो, 4 मेंबर्स को रहने। अब आ जाओ, इसमें सबसे पहले अब हाइब्रिडाइजेशन लगाना स्टार्ट करो। आपने पिछले दिन पढ़ा है, इसकी बॉन्ड एंगल है 107.1, लेकिन इन तीनों की जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90, अप्रोक्सीमेटली, सही है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो PH3 की बॉन्ड एंगल 93.8 हमने किया पिछले क्लास में, और आते आते दिस वन 91.3, तो अप्रोक्स तीनों का बॉन्ड एंगल क्या है? 90 के आसपास। इसका मतलब है कि आप NH3 में हाइब्रिडेशन, NH3 को हाइब्रिडेशन की जरूरत है कि नहीं है? तो आप NH3 में हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या बोलोगे? sp3, आराम से सुनेंगे। और वहीं पर बाकियों में हाइब्रिडेशन जो है वो X का, वो p3 बोलोगे, या फिर बोलोगे कि हाइब्रिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सही है। अब पॉइंट ये, चलो ध्यान से देखो, यहां पर इन सब में जो हमारा लोन पेयर होगा वो किस ऑर्बिटल में होगा? ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो लोन पेयर कहां पे है? प्योर, ऑलमोस्ट लगा दो, करीब करीब प्योर NS ऑर्बिटल लोन पेयर। जो इन सब के लोन पेयर होंगे वो प्योर कहां पर होंगे? NS ऑर्बिटल में। क्लियर हो गया? अब ये देखो, इसमें बेसिक बॉन्ड एंगल किधर बढ़ रहा? ऊपर की तरफ, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन सवाल है, आपको रीजन लगाने पड़ेंगे कि क्यों बॉन्ड एंगल ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन अभी रुक जाइए, आपसे दो चीज इसमें अब इंस्पेक्ट करना हमें। पहला बॉन्ड एंगल का रीजन, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एंड रीजन।
क्योंकि ये सारे के पास क्या है, लोन पेयर है। तो आप इन सबको क्या मान के चलोगे, लुईस बेस। तो इनमें किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा और कम है, एक वो भी कंपेयर करना है। और दूसरा पॉइंट है बॉन्ड एंगल ऊपर क्यों बढ़ा, रीजंस। आ जाइए ध्यान से देखिए, दिमाग लगाओ, बॉन्ड एंगल ऊपर क्यों बढ़ा। हाँ वेरी गुड, एक ये रीजन दे सकते हैं आप। देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी अपने नॉर्मल रीजंस पे चलता है, और वैलेंस बॉन्ड थियरी का फेलियर को ढकता है कौन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसके सपोर्ट में आता है, वीबीटी के सपोर्ट में। क्योंकि वीबीटी जब अकेला लगेगा तो वो कभी बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो कभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो कभी बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थियरी के सपोर्ट में आता, फेवर में आता कौन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा वीबीटी को फेवर करता। तो बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए अब दो थियरी अपने पास, एक वीबीटी अगर अलोन लगाए अकेला, तो वीबीटी ये कहता है कि ऊपर जाने पर ऑर्बिट नंबर घट रहा है। और हमने आपको साफ बोला है शुरू से, कोवेलेंट बॉन्डिंग से याद कीजिए, क्या सेल नंबर घटने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑर्बिट नंबर घटेगा तो वो दोनों बॉन्ड्स पास होंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला रीजन बॉन्ड एंगल के लिए क्या लगेगा, ऑर्बिट नंबर का घटना। अब जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शंस में ये मौजूद रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन, फिर भी इस ऑप्शन को एक बार और समझ लीजिए। ऊपर जाने पर शेल नंबर घटने के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट बोलो, ऐसा क्या हुआ कि अचानक बॉन्ड एंगल इतना बढ़ गया। यहां तक तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, सही है, हमारा ऑर्बिट नंबर घट रहा था, इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, सही है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल, क्या छोटू, नहीं अभी आपको वीबीटी से रीजन एक्सप्लेन करना है, हाइब्रिडाइजेशन बाद में लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीबीटी क्या बताइए, मेरा क्वेश्चन समझ में आया। 91 से 93.8 गया, ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 डिग्री का 3 मेंबर में ये चेंज है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 93 से 107 आ गया, 14 डिग्री का 14 डिग्री का चेंज आ गया। इतना बड़ा चेंज अचानक क्या हुआ, सेल नंबर तो घट ही रहा था। तो क्या वीबीटी इसको एक्सप्लेन कर पाएगा, करेगा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट छोटे नहीं, एक्सेसिवली छोटे होते हैं, इसीलिए बॉन्ड एंगल ऑल ऑफ सडन रेज कर गया। तो अगर आपके पास ये ऑप्शंस उपलब्ध है तो आप इसको जरूर टिक कीजिए। कौन सा, इसमें जैसे जेई 2007 में 7 था या आई थिंक 6 का पेपर था, शायद 7 का या 8 का पेपर था, नहीं 7 का पेपर था, उसमें कॉम्प्रिहेंशन था। कॉम्प्रिहेंशन 9 मार्क्स का एक कॉम्प्रिहेंशन जो था, आना स्टार्ट ही हुआ था जस्ट 2006 से कॉम्प्रिहेंशन आप देख रहे हैं ना, वो आईटी 2006 से कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था। तो उस कॉम्प्रिहेंशन में इस पर एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन इस पर रेडी था, इसी ग्रुप पर कंप्लीट, जिसको बाद में बहुत बार आईआईटी ने या दूसरे एग्जाम ने भी रिपीट किया, लेकिन पहली बार आईआईटी ने पूछा था। उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ये जरूर पूछा गया कि बॉन्ड एंगल किधर बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल बेसिक स्ट्रेंथ दोनों पर सवाल, लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं था सेल नंबर घट। तो अगर सेल नंबर वाला ऑप्शन है तो आप उसको एकदम पक्का एकदम टिक करें, क्योंकि वो सबसे प्राइमरी रीजन तो वही। लेकिन अगर वो नहीं है तब आप क्या देंगे, तो आपने बॉन्ड एंगल के लिए पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था बेंच रूल, तो बॉन्ड एंगल के लिए हमने बताया था पहला रीजन लगाने के लिए सेल नंबर, दूसरा क्या बोला था हमने, एस कैरेक्टर। तो अब आप क्या लगाओगे, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर बढ़ने से या घटने से, बढ़ने से। ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब बढ़ती है जब एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब है चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस कैरेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसका मतलब है ऊपर जाने पर एस कैरेक्टर बढ़ रहा था, तभी तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, और एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था। इतनी दूर में एस कैरेक्टर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल ही तेजी से नहीं बढ़ रहा, और अचानक से ऑल ऑफ सडन एस कैरेक्टर क्या हो रहा, बॉन्ड पेयर में कि लोन पेयर में,
बॉन्ड पेयर में, इसीलिए ऑल ऑफ सडन बॉन्ड एंगल क्या कर गया, बढ़ गया। तो अगले पेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में डाला जा रहा है, ध्यान से देखिए। एक्चुअली जब आप NH3 से लेके कहां जाएंगे, SbH3 पर जाएंगे, तो ऊपर जाने पर वैलेंस बॉन्ड थियरी वाला एक्सप्लेनेशन ये कहेगा कि n decreases, therefore theta increases, and नाइट्रोजन या सेकेंड पीरियड मेंबर इज एक्सट्रीमली स्मॉल ना, ये काफी ज्यादा छोटा है। सो थीटा N2H3 ना का काफी बड़ा हो गया, थीटा किससे, N3H3। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी का फिर दूसरा रीजन अपन किससे लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेगा, ऊपर जाने पर एस कैरेक्टर किस वाले में, बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल में कि लोन पेयर ऑर्बिटल, हाँ बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। यहां भी बोलोगे फिर से क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अचानक से काफी ज्यादा है किससे, और फास्फोरस की सिंपली ज्यादा है किससे। यहां पर बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर अचानक में डिफरेंस बहुत ज्यादा का है, इस वजह से यहां पर परसेंटेज क्या हो गया, अचानक से काफी तेजी से बढ़ गया, इसलिए बॉन्ड एंगल भी काफी तेजी से बढ़ गया। तो आपको दोनों में से जो ऑप्शंस दिखे आप उस ऑप्शन को पिक करेंगे। अगर दोनों अवेलेबल है तो किसको पिक करना चाहिए, सेल नंबर, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए आप सबसे पहला चीज क्या चुनते हैं, हमेशा और हर बार सेल नंबर हम लोग चुनते हैं। क्लियर हुआ। अब अगला बोले उसमें बेसिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, लुईस बेस। अगेन ये जो अपना XH3 आया, इन सब में क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। तो हमें समझना है अब बेसिक स्ट्रेंथ किधर की तरफ होएगा, बताइए कैसे समझ में आई ये चीजें। हाँ, पहला सेल नंबर से, सेल नंबर घटने से लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होएगा। नहीं, हमने बोला था सबसे पहले क्या लगाने बेसिक के लिए, सेल नंबर, और हमने बोला था लोग आमतौर पे क्या गलती करते हैं, पहले क्या लगा बैठते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आदत होती है ऑर्गेनिक की, तो कहां पर ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में ये डिफरेंस है। ऑर्गेनिक में जो आपका लुईस बेस होता है सारा सब सेकंड पीरियड का होता, तो एक होता है O, एक होता है N, एक होता है C। तो इसीलिए आप ऑर्गेनिक में तुरंत लगा देते हो कि CH3 माइनस इज मच मोर बेसिक देन NH3 एंड NH3 इज मच मोर बेसिक देन H2O। और वहां पर टीचर क्या बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के कारण ऐसा हो रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन ये फैक्टर क्यों लगाया, क्योंकि सेल नंबर सेम था। ऑर्गेनिक में कभी सेल पीरियड चेंज नहीं होता है, आप वही कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आप काम करते रहते हैं। तो इनऑर्गेनिक में तुरंत सेल नंबर पीरियड नंबर चेंज होगा, इसीलिए हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या अपन चेक करेंगे, भले ही जिसका पीरियड नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उसका भले ही सेल नंबर छोटा हो, तब भी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलो आ जाओ। तो यहां पर इस तरह से NH3 PH3 ASH3 और फिर से SbH3। आप समझ रहे हैं कि SbH3 को इस तरह से हमने क्यों दिखाया, क्योंकि इधर बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री का, इसलिए 90 वाली फीलिंग के साथ बनाया गया, और वहां 107। तो अब क्या रीजन दोगे यहां पे, ऊपर जाने पर एक रीजन बोलोगे कि सेल नंबर घटने के कारण हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा,
और दूसरा वो भी लिख दो एंड, ध्यान से, नहीं आराम से। परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां पे बढ़ा, बॉन्ड पेयर में कि लोन पेयर में, इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर में बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में बढ़ेगा या घटेगा, तो कौन कैरेक्टर बढ़ेगा, पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। परसेंटेज पी कैरेक्टर, और पी डायरेक्शनल होता है नेचर में, कहां पे, लोन पेयर में, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, इसीलिए हमारा कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हमने आपको साफ पढ़ाया है, एक लोन पेयर में अगर एस कैरेक्टर घटे और पी कैरेक्टर बढ़े तो हमारा वो लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेसिक होगा। आपको समझ में आ गया। तो आपको देखना है कि दोनों में से कौन से रीजंस अपने पास अवेलेबल, ठीक है। तो अभी हमने आपको पी ब्लॉक का होमवर्क दे दिया, किस किस ग्रुप का, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली का। तो जब आप वो फैमिली पलटेंगे तो आपको NH3 से लेकर के SbH3 तक के बीच में ढेर सारे प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, आ जाइए उस कंपैरिजन पे दिखाते बात कर रहे। XH3 फ्रॉम निकोजेंस, ध्यान से, कंक्लूजन, सबसे पहले आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा, इन चारों में कंपेयर कर। अगला इन चारों में आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। आप देखेंगे ब्लॉक में ये सारा अब आपको नजर आएगा, आपने अब सब पर रखा। आपसे इसमें बॉन्ड लेंथ भी पूछेगा, आपसे इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर पूछा जाएगा, आपसे इन चारों में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर पूछा जाएगा, आपसे इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर पूछा जाएगा, और आपसे इन चारों में मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर पूछा जाएगा। और ये सारे प्रॉपर्टीज आपने अब पर रखे हैं, याद कीजिए। बॉन्ड एंगल ऊपर, ऑर्डर को जरा गौर करोगे, बोलो ना, ऐसे बनाना पड़ेगा, सही है, बोलो। इक्वालिटी का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ठीक है ना, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी, बोलो फिर से, ऊपर ना, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है, वो डिपेंड करता है एग्रीगेट एंड एवरेज बॉन्ड एनर्जी पर, जो ऊपर के तरफ सेल घटने से बढ़ रहा। अब आइए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के लिए आप सबसे पहले प्रेफरेबली क्या लगाते हैं, सेल नंबर, सेल नंबर घटने से बॉन्ड लेंथ घटेगा, सबसे प्रेफरेबली वही चीज लगाते हो। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोलो, नीचे ना, सारी चीजें आपने अलग अलग जगह पढ़ ली है। अब यहां पर हम एक जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बस कलेक्ट करके लिख रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अभी आपने क्लियर किया, बोलो किधर की तरफ, ऊपर ना। अचानक से कौन बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, NH3। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी याद करो किधर की तरफ, वो भी आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ रखा, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। ये तो समझ में आ रहा है, याद है। ये सारे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग के वीक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। एक्सेप्ट सेंट्रल एटम वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट HCl, H2O एंड HF। HF तो कोई एजेंट होता ही नहीं है, HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और H2O काफी वीक होता। HCl को हमने क्या लिखा था, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोराइड तो बिल्कुल नहीं होता है, HCl थोड़ा सा होता भी है बट वो वीक होता है। हमने बोला था आपको, रेडॉक्स अगर आपने क्लास किया हुआ होगा तो KMnO4 में NaCl डाल के कुछ भी कर दो, क्लोरीन गैस नहीं आएगा, बट KMnO4 में HCl डाल के हिट करो तो क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि क्लोराइड के वीक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है, किसके कारण,
H के कनेक्टिविटी के कारण, पढ़ाया है ना। चलो, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किधर होगा, ऊपर या नीचे, नीचे। ऑलवेज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ऑलवेज, हमेशा। एल्कली मेटल के हाइड्राइड में भी आपने किया हुआ है, उसमें भी नीचे था, क्योंकि नीचे जाने पर बॉन्ड कमजोर होगा, और जितना बॉन्ड वीक होगा हाइड्रोजन का ट्रांसफर उतना इजी होगा। H+ का ट्रांसफर या हाइड्रोजन का ट्रांसफर, H+ तो एसिड देता है, तो वो बातें तो यहां अपन कर नहीं रहे हैं। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर करता, और बेसिक डेफिनेशन है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करना रिड्यूसिंग पावर। तो कौन आराम से हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, जिसका बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, याद आया। इसमें किधर की तरफ, नीचे ना। और ये सारे के सारे क्या बोलोगे, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद आ गया, सब पढ़ चुके हो। अब चलो आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा कौन था बॉइलिंग पॉइंट, NH3। नो नो नो, कौन था, SbH3 था ना। SbH3 का हाई मोलर मास NH3 के वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पर भारी पड़ गया था, याद कीजिए। क्या नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में NH3 सबसे ज्यादा होता, और बॉइलिंग पॉइंट में SbH3 ज्यादा होता। हमने HF से HBr HCl याद करो अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा HF, बगल वाले में H2O, लेकिन NH3 वाले में बॉइलिंग पॉइंट में SbH3 को वो क्रॉस नहीं कर पाया था, कारण NH3 की वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में जाए तो वो SbH3 के मोलर मास पर भारी पड़ गया था, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था किसका, NH3 का। याद आया, कुछ अच्छे से करवाया हुआ। तो चलो इस बहाने एक बार रिवीजन भी हुआ। तो सबसे ज्यादा कौन, फिर उसके बाद NH3, फिर ASH3 ना, नहीं, हाँ ASH3 ना, और सबसे कम जबकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके पास क्या था, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आया। और ये क्या कहलाता था, मोस्ट वोलाटाइल। याद आया, मोस्ट वोलाटाइल। अब चलो आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट वाला में ऑर्डर करो। इसमें कौन भारी पड़ा था, NH3 ना, NH3 के बाद SbH3, और फिर कौन था, क्या छोटू नोट्स पलट रहे थे, मिला। सही है, तो यही ब्लॉक है। अब सोचो इन चीजों को आपने शुरू से कब से पढ़ा, बहुत पहले से स्टार्ट कर लिया पढ़ना। कुछ प्रॉपर्टी पहले पढ़ा, फिर कुछ प्रॉपर्टी बाद में, इस तरह से आते आते ये समाप्त हुआ। तो ये हमने डिस्कस किया क्या, XHM मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फ्रॉम P ब्लॉक। पहले कौन सा ब्लॉक ग्रुप लिया गया, 5, फिर लिया जाए 6 से। 6A से फॉर्मूला क्या बनेगा, XH2 ना। चलो अब फॉर्मूला बना दो यहां से, H2O, H2S, H2SE, H2T। आराम से सीखोगे। एक बार फिर से सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो अचानक बॉन्ड एंगल ऑल ऑफ सडन बढ़ जाएगा, और इन सब का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितने के आसपास जाएगा, 90 के आसपास। और यहां पर बॉन्ड एंगल बहुत बार कर चुके हो, 104.5, 104 डिग्री 5 मिनट नहीं है, 104.5 है। धोखा नहीं खाओगे, नहीं तो ऑप्शन में ले लुट्टा। कुछ समझ में आया क्या बोला गया। नाइट्रोजन वाले में NH3 में 107.1 था, डेसिमल 1 था, और यहां पर 104 डिग्री डेसिमल 5 क्या है, डेसिमल 5 है, क्या नहीं है, मिनट नहीं है,
समझ गए? तो कहीं पर मिनट आपको फेस करना पड़ता और कहीं पर, मान लो अगर ऑप्शन दे देता तो धोखे में फंस सकते थे या फंसाया जा सकता है। H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट, गलत हो जाएगा। 5 मिनट और 30 मिनट में काफी का अंतर है ना, 104 डिग्री 30 मिनट बोलोगे। चलो आ जाओ, तो इन सब का 90। अब आ जाओ H2S का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल 92.2, याद रख सकते हो, 222, ठीक है। और यहां 89.4। अब एक चीज गौर करो, अगर ध्यान दे रहे हो तो H2O में और NH3 जस्ट पड़ोसी मेंबर है, दिखा दिखा कुछ दिखा? 92.2 बोलो, और 93.8। आपको चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? समझे? 104.5, 107.1, 92.2, 93.8, 89.4, 91.3। आप गौर करें, क्यों ऐसा हुआ कि वो ज्यादा और ये कम? यहां एलपी रिपल्सन इस सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में क्या है? एलपी रिपल्सन, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। और बेंट्स रूल लगाओगे तो एलपी रिपल्सन नहीं, लोन पेयर ने ज्यादा एस कैरेक्टर ले लिया, तो इसके पास एक था, इसके पास दो है, दोनों ने ज्यादा एस कैरेक्टर लिया, तो बॉन्ड पेयर में एस कैरेक्टर कम बचा, इसीलिए एंगल कम हो गए। क्या क्लियर हो गई चीजें? तो अगर आप यहां पर बेंट्स रूल लगाएंगे तो बेंट्स रूल से भी एक्सप्लेन हो सकता है, कोई डाउट? और इधर वाला क्लियर हो गया। तो अब एक चीज गौर करें, अगर आपको एक झटके में बॉन्ड एंगल दिया जाए ऐसे, देखो धोखा कहां होगा? NH3, ध्यान से, H2O वर्सेज PH3, कहां लोग धोखा खाएगा समझ रहे हो? यहां पे ले लेगा LP रिपल्सन, और यहां लेगा नो LP रिपल्सन। तो क्या आंसर कर देगा इसका कि H2O से ज्यादा सही होगा कि गलत? अब आप पकड़ पाए कि क्यों ऐसा गलत हुआ? क्योंकि भाई साहब पीरियड नंबर सेम नहीं है। हमने साफ बोला कि आप बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले सेल नंबर, अगर सेल नंबर है सेम तब आप वो सब चीज सोचें कि कहां पर लोन पेयर रिपल्सन है और कहां नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये चीज के धोखे से बचने की हमेशा कोशिश करें, ठीक है। अब आ जाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O का, यार ज्यादा नहीं काफी ज्यादा हो जाएगा, किससे? समझे? और एक कर लो, अगर पूछ दिया बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से, और आपसे लगा दिया एक तरफ PH3 वर्सेज H2O, बोलो अब क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? H2O ना? हाँ, काफी ज्यादा। यहां फिर गलत खाते, यहां दो तरीके से मात खाते आप। एक ये गलती से खाते कि दो लोन पेयर, और दूसरा कहां पर आप मात खाते? नहीं, दूसरा आपको गड़बड़ लगता ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर आप गड़बड़ाते। तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए पहले क्या लगाते हो? भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन और आसमान के बीच का अंतर हो। क्लियर हो गई चीजें? किसी को कोई डाउट? सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, अच्छा डिफरेंस है। तो अगर एक कंपाउंड जिसमें सल्फर डोनर साइट है और एक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन डोनर साइट है, तो कौन ज्यादा होगा? एकदम क्लियर कट, कुछ इफ बट लगाना ही नहीं है।
समझ गए अच्छे से? ऑर्गेनिक में ये चीजें क्लियर इसलिए नहीं हो पाती है, बार बार आपसे बोल रहे हैं, और वहां कंफ्यूजन भी इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहां सेल नंबर, तो दो ही आपके पास ऑप्शन ही रहता है लगाने का, एक प्लस माइनस चार्ज और दूसरा उसी पे नाचते रहते हैं हम लोग, यही दो लगता ही है, इसलिए वहां मजा ज्यादा आता है। इनऑर्गेनिक में क्यों सर दर्द होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फिर भी बेसिक ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, उससे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो कुछ और आ रहा है, लेकिन आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो एक्चुअली सबसे पहले यहाँ क्या लगाना है, बार बार बोल रहे हैं, फिर भी आपको ब्लॉक के जब क्वेश्चंस मिलेंगे फिर आप गलती करेंगे। क्यों? आप लोग थेथर और निर्लज प्रजाति के प्राणी हैं, क्या करें सर? हाँ, क्या करना? अच्छा अच्छा, प्यार करना है, प्यार करना है। वाह सोनू, बड़े हो गए हो। हाँ, अच्छा, डांट रहे इसका मतलब प्यार कर रहे हैं। ओ, तब तो मेरे डांट को बड़ा हल्के में ले लोगे। क्लियर हो गया? तो आ जाओ, यहां पे भी इस तरीके से अब वो सारी चीजें लिखी जाए। कौन वाला जो अभी 5A में लिखा, शॉर्ट में थोड़ा निपटा लेना। चलो, इसमें हाइब्रिडेशन क्या लिखा आपने ऑक्सीजन का? sp3। ठीक, सो मान लो H2O को लिखा गया A, H2S को लिखा B, H2Se को लिखा C और H2TE को लिखा D। सही है? सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉन्ड एंगल, दूसरी प्रॉपर्टी बॉन्ड लेंथ, तीसरी प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी, चौथी प्रॉपर्टी बोलो बेसिक स्ट्रेंथ। कौन वाला बेस है ये? लुइस बेस। लुइस बेस ना, या इसको बोल लो लुइस बेसिसिटी, आराम से देखते जाओ। पांचवी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग पावर, छठी प्रॉपर्टी बोलो बॉइलिंग पॉइंट, सातवीं प्रॉपर्टी और आठवीं प्रॉपर्टी ना एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये हाइड्रा एसिड्स हैं। ठीक है, चलो आगे। बॉन्ड एंगल बोलो ऊपर, ए बी सी डी, बोलो किधर? ए की तरफ ना, काफी ज्यादा सही है। चलो, बॉन्ड लेंथ ऊपर की नीचे? नीचे। सही है। चलो, स्टेबिलिटी ऊपर, बॉन्ड एनर्जी के कारण ना। चलो, बेसिक स्ट्रेंथ लुइस बेसिसिटी ऊपर ना। चलो, रिड्यूसिंग पावर ऊपर या नीचे? आराम से इस बार पूरा लिखो, H2O, H2S, H2Se, H2T, किधर की तरफ? क्यों सर पूरा क्यों लिखा? क्योंकि इसको घेर के हमें लिखना है। समझ में आया कुछ? क्या ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? कौन नहीं है? H2O। बट H2O क्या है? वीक। क्यों हंस रही है? हाँ हाँ, बताइए। सब खामोश, आप हंस रहे हैं, बताइए बताइए। हाँ, क्या क्या हो गया?
अच्छा सोनू बोला इसलिए हंसी आ रही है। नहीं नहीं, बता दो बता दो। अच्छा बता दो तब पढ़ेंगे हम लोग। बोलो बोलो बोलो। अरे तुमको कंफ्यूजन रहेगा, फिर हम अगला एग्जाम्पल अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अच्छा आप पागल हैं इसीलिए हंस रहे थे। ओ, एक बात जानते हैं आप, कोई पागल ये कहता है कि हम पागल हैं? पहली बार कोई पागल बोल रहा है कि हम पागल हैं, इसलिए हम लोग मानेंगे। H2O क्या होगा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अगला, बीपी किधर सबसे ज्यादा? H2O के बाद H2T, उसके बाद H2SC, और सबसे कम तो H2S को बोलेंगे मोस्ट वोलाटाइल। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट में सेम ना? हाँ इस ग्रुप में एकदम ऑर्डर सेम था। यही एक अकेला ग्रुप था जिसमें एमपी और बीपी दोनों के ऑर्डर सेम थे। एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे, याद आया? ऑक्सी का एसिडिक स्ट्रेंथ राइट एंड अप, हाइड्रा का एसिडिक स्ट्रेंथ राइट एंड डाउन, याद आया? अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको डाउन कर लिया जाए लो। इसमें ठीक है, चलो उसको बाद में डिस्कस करें, पहले ये सारा क्लियर हो गया। तो ये जैसे 5A का मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स डिस्कस हुआ, उस तरीके से 6A का हुआ। अब अगर इसको 4A पर ले जाया जाए तो इसमें से क्या क्या लगेगा, जरा आराम से डिस्कस कर लिया जाए। 4A पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? सेम? गलत, इसीलिए तो पूछा गया था। एग्जैक्ट सेम, पूरा सेम, 109 डिग्री 28 मिनट। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, चाहे कुछ भी हो, सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं अगर, तो एंगल क्या होगा? सेम। और sp3 हाइब्रिडेशन में एक ही एंगल अगर आना है तो 109 डिग्री होगा। कैसे गलत की है ये चीज? तो बहुत बेसिक लेवल का है, क्या बोलते हैं हम लोग, फुद्दू सा चीज है। समझ में आया? आया समझ में? देख रहे हो, पहला ऐसा क्लासरूम है जहां पागलों को भी समझ में आता है। अब क्या चाहिए? अगर पागलों को सिखा दिया तो किसी को भी सिखा सकते हैं। अब तुम लोग बाहर जाके ये नहीं बोलोगे वहां तो पागल पढ़ते हैं। अगला XH4 कार्बन फैमिलीज, ध्यान से। चलो ठीक है, यहां पे लिख लो, CH4 को A, SiH4 को B, GH4 को C और SnH4 को D लिख दिया हमने। तो चलो पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बॉन्ड एंगल क्या बोलोगे? सेम। नहीं, ये सब अब गलत आगे से छोटू मत कीजिए। CH4, SiH4, GH4, SnH4, और अगर PbH4 तक ले जाओ तो सारे के बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे? सेम। और ये सारी वैल्यूज कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट, एग्जैक्ट ना? किसी को कोई डाउट? बॉन्ड एंगल मतलब आप ये छोड़िए, अगर आपको इस तरीके का कोई भी नजर आएगा तो सब में सेम होगा, गड़बड़ाना नहीं है। मान लो NH4 प्लस है, दिमाग लगाओ, हालांकि ये सारे एग्जांपल्स VSCPR में फिर से करवाए जाएंगे। आपको समझ में आया? सारे एंगल सेम हो गए।
और वो उतना ही होगा जितना यहां। क्लियर हुआ? BF4 माइनस है। पैटर्न को समझो, सेंट्रल एटम टर्मिनल एटम से मतलब ही नहीं रहा यहां। CCl4 है तो क्राउड मत लगा दोगे। क्राउड नहीं लगा देंगे आप कि लगा देंगे? सारे एटम्स क्या है हर तरफ, तो सब में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन नहीं लगा दोगे लोग, वरना लोग आपको पागल कहेंगे। समझ रहे ना? सारे में सेम है, ये नहीं देखो सब में लगाओगे तो अलग अलग चीज आएंगी। प्लस चार्ज से ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, एंगल छोटा। नेगेटिव चार्ज से एंगल बड़ा। इनऑर्गेनिक लगाओगे ग्रुप रिपल्सन बड़ा। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों लगाओगे, मल्टीपल रिपल्सन से एंगल ज्यादा। तो ऐसा नहीं होगा, सारे में क्या होगा? एंगल सेम, और सारे के एंगल्स कितने होंगे? 109 डिग्री। क्लियर हो गई चीजें? चलो, तो बॉन्ड एंगल के बाद अगली प्रॉपर्टी डिस्कस की जाए, स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड लेंथ तो समझ चुके, अब क्या लिखना है उसको? स्टेबिलिटी। बोलो 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 बोलो, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। बहुत सिंपल है, क्योंकि बॉन्ड छोटा है, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण। तो क्या लिखोगे? CH4 SiH4, ऊपर की तरफ ना GeH4 SnH4, चलो PbH4 भी लिख दो। ध्यान से ध्यान से, क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर्मूला ना लिख करके नाम लिखे। मिथेन, सिलेन, जर्मेन, हाँ गुड, स्टेनेन ना, प्लम्बेन, किधर के तरफ? बॉन्ड लेंथ समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ छोटा होगा। रिड्यूसिंग पावर ऊपर के नीचे, इसमें नीचे, इनके एलिमेंट्स में ऊपर। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को याद था इनके एलिमेंट्स में ऊपर होता? हाँ वेरी गुड। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें रिड्यूसिंग पावर इनके एलिमेंट्स में ऊपर था। अदरवाइज आप एल्कली मेटल्स लेते हो तो नीचे, एक लिथियम एबनॉर्मली ज्यादा, 2A लेते हो तो नीचे, 3A लेते हो तो नीचे होता ना। हमेशा रिड्यूसिंग पावर एलिमेंट्स का, जब भी अगर कोई एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ होता है sp ब्लॉक में। लेकिन 4A एक ऐसा ग्रुप है जहां पर रिड्यूसिंग पावर ऊपर की तरफ था। कार्बन इज मोर रिड्यूसिंग देन लेड। लेड से ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है? टीन। टीन से ज्यादा रिड्यूसिंग सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज्यादा रिड्यूसिंग कार्बन। इसीलिए आप मेटलर्जी में करते हैं, कार्बन से सबको रिड्यूस कर देते हैं। PbO2 को भी, SnO2 को भी, SiO2 को भी, सारे को रिड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? कार्बन। उसकी दो वजह हैं, एक कार्बन का अपना रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, दूसरा कार्बन को ऑक्सीजन छीनने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। आपने पढ़ा हुआ, CO का भी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, C ट्रिपल बॉन्ड O का, N ट्रिपल बॉन्ड N से ज्यादा है ना, और C डबल बॉन्ड O CO2 की भी बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो दो रीजन है कि क्यों कार्बन सबको रिड्यूस कर लेता आराम से, नीचे वाले को। एक, इसका खुद का एलिमेंटल कार्बन का रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होता है, और सेकंड, ये दूसरे के ऑक्सीजन को छीनना भी चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है इजी। तो खैर वो मेटलर्जी में अपन जाएंगे तो वहां और अच्छे से डिस्कस होगा। तो रिड्यूसिंग पावर किधर की तरफ? तो सब कुछ का रिवीजन होते जा रहा, इसीलिए बार बार क्या आपसे बोलते हैं, कुछ भी करें ना करें, क्या करें? क्लास में बैठे रहे, खुद ब खुद जो काम की चीजें होंगी वो इतने दफे रिपीट होंगी कि आपको वो समझ में आने लगेगा। यहीं पर वाइल इन एलिमेंटल फॉर्म, ऊपर की तरफ ना, स्ट्रिक्टली ऊपर की तरफ ये रिड्यूसिंग पावर था। खैर एनीवेज, बॉन्ड एंगल, स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर। चलो एक बार बॉइलिंग पॉइंट बता दो किधर की तरफ जाएगा? H बॉन्ड तो कोई है नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास हो जाएगा। तो नीचे की तरफ ना, मतलब हो गया हमारा A से ज्यादा B, B से ज्यादा C और C से ज्यादा। कोई डाउट? बेसिक तो होगा नहीं, इस बार लोन पेयर है नहीं किसी के पास, तो बेसिक स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं होती है। एसिडिक
बेवकूफी है बोलना, क्योंकि ये सब H+ रिलीज करने वाले नाम के हाइड्रा एसिड्स हैं, क्या इनमें एसिड कैरेक्टर है? ये सब H+ रिलीज नहीं करता है, अपन जबरदस्ती H+ हटा करके CH3- बनाते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये वहां से भी चला गया, तो बाकी कोई प्रॉपर्टी में इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। रिड्यूसिंग पावर हो ही गया, और सकूं वो भी कोई जरूरी नहीं है। MPBP दोनों हमने बोल ही दिया एक ही साथ, क्योंकि कोई और इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ नहीं रही है। और कुछ इसमें छूटा? MPBP एसिडिक बेसिक सब बोल ही दिया गया। क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये कार्बन फैमिली वाले में भी ये सारे प्रॉपर्टी समाप्त हुए। अब बोरॉन फैमिली वाले में अगर आप करना चाहते हैं, अब दिमाग लगाओ, करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर से स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ना, बॉन्ड एंगल, इस बार बॉन्ड एंगल 2 ही जगह पर डिफाइन होगा, अधिक से अधिक 3 जगह पे कह सकते हो। BH3 AlH3 लास्ट GaH3, और तीनों में बराबर होगा। sp2 120, फिर से यही कॉन्सेप्ट। INH3 TlH3 जाते जाते क्या हो जाएगा? वो आयोनिक हाइड्राइड, मेटल के हाइड्राइड्स क्या हो जाएंगे? इसलिए वहां पर बॉन्ड एंगल तो डिफाइन ही नहीं करोगे ना, इसलिए उस ग्रुप में यहां की तरह पर कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करना। क्लियर हो गया? 1A 2A में सारा कुछ आप डिस्कस कर चुके हो, फिर भी एक बार और लगा लो। LiH NaH KH RBH CSH पढ़ ही चुके हो तो एक बार लगा लो। बोलो स्टेबिलिटी, कारण लैटिस एनर्जी, ओवरलैपिंग नहीं। यही ना, रेडिएशन पावर नीचे, नीचे ना, मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी के पोलराइजेशन, लैटिस, याद आया? बाकी और कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करना जरूरी नहीं है। रिड्यूसिंग पावर, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, 3 ही चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। बॉन्ड एंगल तो डिफाइन नहीं करोगे कि कर दोगे? कौन से हाइड्राइड्स? आयोनिक की मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं इन हाइड्राइड्स को? सेलाइन। याद है आपको? सेलाइन हाइड्राइड्स आप किसे बोलते थे? आयोनिक S ब्लॉक के हाइड्राइड्स को बोलते थे ना, आयोनिक हाइड्राइड्स, सेलाइन हाइड्राइड्स। एक बार और, बस ऐसे ही चल रहा है कुछ कुछ, जैसे इंडिया में फॉग चल रहा है तो हम लोग के यहाँ इनऑर्गेनिक चल रहा है। अगर इनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद आया? रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोकिंडो, छुछुआ जाओगे, इतना जबरदस्त एक्सोथर्मिक है। याद आया? याद आया ना? तो ये अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो MOH प्लस हाइड्रोजन, हाईली एक्सोथर्मिक। तो आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हमने कंप्लीट किया। इसको आप जल्दी से इसको नोट करें। नहीं नहीं नोट करोगे नहीं तो यूट्यूब पे जाके फिर से लिखोगे ना। नोट करो ना, ना नो नो नो। अरे एक पर एक लोग है ना, लिखे कौन थे पहले ये तो बताओ। उसको बहुत प्यार करेंगे। छोड़ो, आप लिखे थे? आप लिखे थे? हाँ सही में? वो क्या लिखे थे? खड़े होइए ना, खड़े होइए ना। क्या बोल रहा? अच्छा नहीं समझे कि क्या बोल रहे हैं? अरे आप हाथ उठा दिए अभी खामखा, आप लात जुत्तम लत्तम जुत्तम सब हो जाता, ऐसे हाथ नहीं उठाते भाई। जो पूछना चाह रहा था बेचारा, वो क्या लिखा था किसी वीडियो पर? हाँ सर, हमने एडमिशन लिया है ऑफलाइन के लिए, आपने अपने फायदे के लिए ऑनलाइन में पढ़ाया, उसको नोट नहीं करने देते हैं, PDF दे देते हैं और फिर उससे सब भूल जाते हैं। तो भैया हम कब आपको बोल रहे हैं कि आप PDF, हम तो डेली कह रहे हैं आप नोट कीजिए।
किसी किसी दिन वो जब से वो नई नियम लागू हुए हैं तब से आप थोड़ा लेट कर देते, तो कभी कभार आप पीडीएफ ले जाते हैं घर। वो भी क्यों, शुरू का आप टाइम जब डिस्कशन में खा जाते हैं तब, आधे घंटे में क्या पढ़ोगे, इसीलिए नोट्स ले जाते हो कि चलो 45 मिनट 50 मिनट में पढ़ लो, इसीलिए अब लिखो अब। हाँ, भलाई का जमाना नहीं रहा है। हाँ नहीं, इसी बैच, और कोई बैच ऑनलाइन है ही नहीं। नहीं, और कोई बैच ऑनलाइन ही नहीं है, कोई टीचर होंगे। हाँ ये हो सकता है। हाँ सुबह वाले में, सुबह वाले में तो नोट्स देते ही नहीं है ना, कभी नहीं। आप लोगों को तो कभी कभार पीडीएफ मिल जाता, उन लोगों को वो भी नहीं मिलता। चलिए लिखिए। हाँ चेंज कर दें, देख रहे हो मेरे यहाँ पागलों को भी समझ में आता है कौन पेज लिखना है और कौन पेज नहीं लिखना। मामूली ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। गोलू कनिए कम ठोक, टूटलो तो हम तोरे बाजार के तो धुइस दबो। नोट करो जल्दी। चलो नोट कर लेना, ठीक है, करोगे, आगे पढ़ाएं। ठीक, अरे बहुत पेज है यार, अभी कहां से लिख पाओगे तुम। हाँ लिखते लिखते अभी तुम लोगों की शादी आ जाएगी। चल आजा, देख कर लेना बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। चलो आजा। गोलू इन लोगों का तो तभी बेटा स्कोप है। तुमको देख के दया आता हूं, हमारा तो कोई स्कोप ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ठीक हो ना गोलू, चलो आ जाओ। हाइब्रिडाइजेशन, हम बोले गोलू को हंस रही हो तुम। गोलू ये तो हंस रही है, लेकिन तू बेटा खुश ना हो, हंस रही है, मुस्कुरा नहीं रही। कंफ्यूजन में आ गया था। चलो आ जाओ, चलो ध्यान दो। प्रोडिक्शन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया। लव यू बेटा, देखो तुम्हारे लिए पढ़ा रहे, तुम झूठ मुक्का लड़ रहे थे उससे। गजब बैच हो गया, इसमें पढ़ाई कम और प्यार ज्यादा होगा। तब तुम सर कहते हैं कि सर आप ही लोगों को बिगाड़ के छोड़ दिए। चला जा बेटा, देख ध्यान दो, ध्यान दो। जो मॉडर्न डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग अच्छे से देखो, मान लो कोई सेंट्रल एटम है ए और ये दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक से देखो, ये दो बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये एक्स से बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड एंगल अपना मान लो कुछ है, थीटा ले लो ध्यान से। इसके पास और भी बॉन्ड हो सकते हैं, और भी लोन पेयर हो सकता है, या कुछ हो सकता है ऑर्बिटल। हमने इन दोनों को पकड़ा, तो मॉडर्न थियरी कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि एक एटम के पास जितने ऑर्बिटल हो सब के सब इक्विवेलेंट हो। और बेंस रूल से यह समझ में भी आता है लोग कि अगर कोई लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है तो वो एस कैरेक्टर ज्यादा ले लेता है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है तो उसके एस कैरेक्टर में कम हो जाता है। तो ये बेंस रूल से भी हम लोग समझ सकते हैं इतनी चीजों को। फिर भी
इस ऑर्बिटल में यहां जो ये लिखा हुआ है, इसमें जो ए का ऑर्बिटल है, ध्यान से, इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का sp_m, क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखा हमने, क्या लिखा हाइब्रिडाइजेशन, आराम से सीखोगे। ये समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, टेंशन नहीं होगा, इसलिए लेना भी नहीं। लेकिन एक बार सीखोगे तो सब्जेक्ट को देखने का नजरिया आपका बदलेगा, ठीक है, चीजों को सोचने का नजरिया बदलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो जो अभी रटते रहते हो हर बार हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा लोन पेयर जोड़ते रहते हो, थोड़ा सा अपना लुक आउट आपका चेंज होगा, एकदम पक्का चेंज होगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका एकदम सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, माया मोह से ऊपर आ जाओगे हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए थोड़ा सा देख लो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा हमने, sp_m। अब सोचो यहां पर m क्या है। पहली बात, m को बोला गया हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, क्या बोला गया, इंडेक्स, ठीक है। लेकिन उससे मतलब हमें नहीं है, यहां पर m क्या होगा, अगर हम अपने पुराने मेथड से देखें तो m %p/%s होगा। सोचो सोचो सोचो, अगर पुराने वाले मेथड से सोचो तो m क्या होगा, %p/%s। अगर sp3 था तो आप बोलते हो ना 75% p 25s, तो sp3 3 आया ना रे। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m की वैल्यू cos θ इक्वल्स टू -1/m, cos θ इक्वल्स टू -1/m। तो आपको डेफिनेटली नीचे वाली चीजें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी, ऊपर वाली चीजें पढ़नी है। आप यही चीज अभी करके आते जा रहे हो, इसी पर आपका जो कॉन्फिडेंस है सब इसी पे है। तो अभी इससे कहीं कहीं एक्सप्लेन कर देंगे, बट आप हमेशा जब भी निकालेंगे तो ऊपर वाले को यूज करें। अब देखते जो आराम से, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे अप्लाई कैसे हुआ। मान लो लेट हाइब्रिडाइजेशन sp, क्या लिया आपने, इस सिचुएशन को आप गौर करें। पहला नंबर, आप sp कब लेते हैं, बॉन्ड एंगल क्या लिखते हो यहां, तो अब आप sp को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस ऑर्बिटल में m निकालो, तो कैसे निकलेगा, मॉडर्न डेफिनेशन से, मॉडर्न डेफिनेशन से cos θ इक्वल्स टू -1/m, cos 180 इक्वल्स टू -1/m, और cos 180 -1 इक्वल्स टू -1/m, देयरफॉर m इक्वल्स टू 1। अब जैसे ही m 1 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, एक्सप्लेन हो गया। तो मॉडर्न डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया उसको। मॉडर्न डेफिनेशन और पॉलिंग डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, पॉलिंग साहब ऑर्बिटल्स को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ऐड करते हैं, नहीं, मॉडर्न डेफिनेशन में कैरेक्टर कंपेयर होता है। मॉडर्न डेफिनेशन में कैरेक्टर कंपेयर हो रहा है, जबकि पॉलिंग में क्या कंपेयर होता था, ऑर्बिटल्स ऐड होता था। तो पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या sp4 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से sp4 हो सकता है अगर ऑर्बिटल में 20% क्या हो, s हो, और 80% क्या हो। क्लियर हो गई चीजें। आ जाओ दूसरा, सेकंड, ध्यान से देखो, बी नंबर हमने लिया। आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलते हो, फिर से ऊपर वाले को भूल जाओ। मान लो कि आपके पास ये तीन छोड़ दो, आप दो को ही लेके चले, ये दो, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल के बीच अगर एंगल 120 हो जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp_m, m की वैल्यू जो भी आएगी वो चढ़ जाएगा यहाँ। तो आप फिर से क्या लगाएंगे, cos 120 इक्वल्स टू -1/m, और आप जानते हैं ये -½ है, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, आप देख रहे हैं कि जब 120 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। आपको यह भी समझ में आ गया। तीसरा आ जाए, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते हैं, फिर भूल जाइए sp3 हम कब लेते हैं, लेकिन एक बात आप ये तो जानते हैं, अगर एंगल 100 एंड कितना हो जाए 9 डिग्री 28 मिनट,
तो आप फिर इस ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp_m लिखेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। आराम से सीखते जाए, लोड नहीं ले, आराम से सीखे। m की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लगाओगे? cos 109 डिग्री 28 मिनट इक्वल्स टू -1/m। आप इसकी वैल्यू लॉग कोसाइन टेबल में देखेंगे तो एग्जैक्ट 1/3 माइनस एग्जैक्ट, तो m इक्वल्स टू क्या आया? आप कॉस्ट टेबल में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, और आप रफली अंदाजा तो होता है आपको 90 और 120 का वैल्यू होता है ना। तो cos 90 कितना? 0, और cos 120 तो 0 और -1/2 के बीच वैल्यू होगा ना। देखो वैल्यू -1/3। क्लियर हो गई चीजें? तो आप सारे हाइब्रिडेशन को पहले ले आ रहे हो आराम से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो पॉलिंग हाइब्रिडेशन और जो मॉडर्न डेफिनेशन है हाइब्रिडेशन का, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पॉलिंग हाइब्रिडेशन किसको काउंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट करता है। मॉडर्न डेफिनेशन किसको काउंट करता है? कैरेक्टर। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, calculation is based on number of orbitals. Calculation is based on, ध्यान से अच्छे से सीखोगे, based on available percentage of S and P character। ध्यान से अब बड़ी अच्छी बात लिखने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इज डिफाइंड। बोलो किसको डिफाइन करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, बोलो समझ में आया? ऑर्बिटल इज डिफाइंड, यही अंतर। तो अब हम यहां से आपको एक करेक्शन करवाएंगे, बड़ी अच्छी करेक्शन। पहले आपको ये समझ में आया यहां पर किसका हाइब्रिडेशन काउंट होता है? एटम का। जो आप हाइब्रिडेशन पढ़ते हो क्या बोलते हो? CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन, H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन। तो एक करेक्शन करो, आपने sp5 किया हुआ होगा कभी, आपने उसमें यह नहीं किया होगा कि ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp5, आपने किया होगा एटम का हाइब्रिडेशन sp5। अगर आपने ऑर्बिटल का किया है तो वो एग्जैक्ट सही। किसका हाइब्रिडेशन वहां sp5 नहीं बोलना होता है, बवाल हो जाएगा। क्योंकि अगर कहीं पर p कैरेक्टर काफी बढ़ गया तो कहीं और घट जाएगा, तो एटम का तो sp5 हो ही नहीं सकता। किसका होगा वो sp5? ऑर्बिटल का होगा। जहां कहीं भी आप sp4 sp5 बोलते हो, क्या छोटू? हाँ हाँ होता है ना, बहुत सारे एरिडीजिन, बहुत सारा एग्जांपल है उस तरीके का। तो पहले ये क्लियर हुआ, पॉलिंग हाइब्रिडेशन हमेशा किसको डिफाइन करता? नंबर ऑफ एटम्स के कैलकुलेशन पर बेस्ड, और ये एटम का ही हाइब्रिडेशन होता। और ये हर ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन हो सकता है सेम हो सकता है सारे का अलग अलग हो, डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे कि चारों तरफ सामने में क्या लगा हुआ। और आइए एग्जांपल किया जाए। बोलो कोई डाउट है? क्या छोटू, क्या मांग रहे हो? छुट्टी चाहिए? अभी तो अपने पास टाइम है ना। चलो कोई नहीं, आ जाओ। मान लो हमने ABCD नंबर में एक एग्जांपल दिया, H2O, मजेदार एग्जांपल। पॉलिंग साहब क्या कहते हैं? पॉलिंग साहब कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन एटम का sp3, दिस इज पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन।
आ जाओ, आराम से आराम से आराम से, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जब अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हाइब्रिडेशन से पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल। क्या पता होना चाहिए, तो कितना एंगल है, 104.5, और इसका हाइब्रिडेशन हमें निकालना है कि क्या है, यही ना। चलो वो छोड़ दो, हमें इसका भी निकालना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे लोग, कोसाइन फॉर्मूला। cos 104 डिग्री 5 मिनट इक्वल्स टू -1/, ये वैल्यू एग्जैक्ट -1/4, एग्जैक्ट इक्वल्स टू -1/m। इसका मतलब m इक्वल्स टू, ध्यान से सुने, ये जो आपने लगाया है, ये जो बॉन्ड एंगल, ये कौन सा एंगल है, बॉन्ड एंगल। क्या ये यहां का एंगल है, नहीं, ये एंगल अलग और ये एंगल, क्योंकि आप जानते हैं लोन पेयर ज्यादा एस कैरेक्टर लेता है। तो बोलो, अगर हमने उसको θ1 लिखा और इसको हमने θ2 लिखा तो कौन बड़ा होगा, आपको ये पता चल रहा है कि θ1 काफी बड़ा होगा θ से, बेंच रूल लग गया, क्या ये पता चल रहा है। अब ये सारा कैलकुलेशन यहां मैं करके दिखा दूंगा। तो m इक्वल्स टू क्या है लोग, 4। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल का क्या हो गया, sp4। sp4 आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए। बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन, अगले पेज में चलते हैं। सो O के पास 4 ऑर्बिटल है, बोलो, ओवरऑल हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन के sp3 है। हमारा जो ये ऑर्बिटल है ये sp4 है, और जो ये ऑर्बिटल है ये भी क्या है, और यहां पर कौन बेचारा लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आराम से सुने, तो इसने कितना परसेंट s ले लिया, 20। आराम से सीखो, कितना परसेंट s लिया, s। तो p इसमें कितना रहा होगा, तो इसमें भी बताओ, परसेंटेज s 20 और p कितना रहा होगा। तो आप ये बताइए, इस ऑर्बिटल के लिए जो बचा या इसके लिए जो बचा, s 80% चला गया, तो कितना परसेंट s बचा, 40 चला गया, तो कितना परसेंट बचा, तो परसेंटेज s इक्वल्स टू 60/2, दोनों मिलके बांट लेगा। और परसेंटेज p कितना, 30 है अगर, तो 70%, 70 बोलोगे सर इतना p आया कैसे, s तो 1 है, अगर 100% तो p तो 300% है ना, क्योंकि तीन ऑर्बिटल था ना आपके पास, उस तीनों का कैरेक्टर बट गया अब सब में। तो आपका यहां पर अब निकालना है m। आपको एंगल तो पता नहीं है, एंगल नीचे एंगल पता था, गौर करो, तो हमने m निकाल लिया। ऊपर एंगल नहीं पता है तो m निकाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए नीचे से कैरेक्टर को घटा के ऊपर पे पहुंचा हमने। तो घटा के माइनस जब किया तो m इक्वल्स टू हो गया 70/30 इक्वल्स टू 2.3। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp 2.3 है, ये वाला हाइब्रिडेशन का ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp 2.3 है। रुको रुको, इसको अब इस तरह से बोलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अच्छे से, एकदम लास्ट मिनट में, इसलिए पेशेंस रखना। दैट इज बॉन्ड पेयर ऑफ H2O is sp4 hybridized, बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल छूट गया, बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल ऑफ H2O इज कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp4 हाइब्रिडाइज्ड। रुको, लेकिन वहीं पे लोन पेयर बताओ, लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ H2O इज sp 2.3 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूं, तो चलो लिख दिया हमने, अप्रोक्सीमेटली क्या हाइब्रिडाइज्ड sp। अब देखो
क्या इसको हाइब्रिडाइज्ड, सही है, जरा ध्यान दो। अब यहां से हम पहुंचते हैं लोन पेयर के एक्सिस के बीच का एंगल। कहां पहुंचते हैं? क्या उसे बॉन्ड एंगल बोला जाएगा? लेकिन एक एंगल तो डिफाइन कर सकते हैं वहां, लोन पेयर के बीच के एक्सिस का एंगल। तो चलो अब यहां से ये वाला थीटा भी हम निकालना चाहते हैं। एकदम आखिरी समय में है, पेशेंस रखिए, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे लोग? कॉस थीटा लगा दें फॉर एंगल बिटवीन द, हाँ, लोन पेयर एक्सिस के बीच का क्या निकालना, हमें एंगल निकालना। सही है, अंदाजा तो आ रहा होगा ना आपको, 120 के आसपास आएगा। 120 के एग्जैक्ट वैल्यू प्रैक्टिकल जो है 120 से, ध्यान से 120 के आसपास आएगा। अब आप दिमाग लगाइए, 120 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सोचो, कम आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि 2.3 है तो कौन कैरेक्टर ज्यादा हुआ? पी ज्यादा हो गया, तो एस थोड़ा 33 से घटा, तो अंदाजा आ गया ना, उससे थोड़ा कम होगा। चलो निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/m, कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2.3। कोसाइन टेबल में आप जाएंगे कि ये वैल्यू किसकी है, तो आपको किसकी दिखेगी? सॉरी, गलत लिखा गया। एक 115 डिग्री 32 मिनट। कितना एग्जैक्ट? 115 डिग्री 32 मिनट। इन्वर्स कर लेंगे थीटा के लिए, तो ये एंगल आ गया 115 डिग्री 32 मिनट। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू भी इतनी है। किसके बीच का? लोन पेयर के एक्सिस के बीच का जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो भी कितना होगा? 115 डिग्री 32 मिनट। इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक यूज होगा कि क्यों H2O एक बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो वहां पे साफ लिखा जाएगा कि इसका लोन पेयर जो डोनेशन है, वो दो लोन पेयर, वो 120 डिग्री से डेविएटेड है। लोन पेयर जो है H2O का, वो कितने से डेविएटेड है? इसीलिए वो एक साथ दो लोन पेयर नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों लोन पेयर अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये एक लोन पेयर देगा कि दो लोन पेयर देगा? एक दे पाएगा। दोनों लोन पेयर की दिशा अलग अलग, आप समझिए प्रैक्टिकली। हाँ, फिर दो मेटल लेना पड़ेगा आपको, फिर दो मेटल लेना पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर पे जो डेफिनेशन बनता वो एक के लिए बनता। क्लियर हो गई चीज? तो ये निकल गया हमारा इतना प्रैक्टिकल वैल्यू। तो आप H2O में नीचे वाला एंगल कितना देख रहे हैं और ऊपर वाला एंगल कितना देख रहे हैं? आपको समझ में आ गया? इस तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग पहुंच सकते हैं sp3, sp4, sp5 और भी दूसरे तरह के हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लोप्रोपेन में जब आप लगाते हैं तो साइक्लोप्रोपेन में आप sp5 निकाल देते हैं। दिमाग लगाओ क्यों? जैसे कि एग्जांपल में एक साइक्लोप्रोपेन लेते हो, दिमाग लगाओ क्यों? बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया अब समझना। ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है रिंग वाला, है ना, एकदम बहुत इजी हो गया। बाहर का एंगल 120 अप्रोक्स, थोड़ा सा 120 से ज्यादा होता तो 122 या 121 ऐसे कुछ जो भी हो। तो ये, तो इसका मतलब बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? दिमाग लगाओ, ये वाला sp2। तो लोग जब ये दोनों sp2 हुआ तभी तो 122 एंगल क्रिएट किया। तो सोचो s कितना लिया? 33। s कितना लिया? 33। कितना चला गया? 66। बचा कितना? 34। 34/2। तो इसमें परसेंटेज s कितना बचा? कितना आराम से निकला। तो परसेंटेज p कितना आया? 83। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आप लिखते हो? sp5।
आया ना? तो 17 इंटू 5 होता है ना, तो ये क्या आ गया लोग, अंदर वाला ऑर्बिटल sp5, ये वाला क्या आ गया sp5। इसीलिए आप क्या बोलते हो कि साइक्लोप्रोपेन का जो अंदर वाला ऑर्बिटल है वो अप्रोक्सीमेटली sp5 हाइब्रिडाइज्ड। तो इससे आप एक निष्कर्ष निकाल देते हो ऑर्गेनिक में, और जिससे आपको बड़ा यूजफुल उससे इंफॉर्मेशन आता है क्या, कि जब भी 3 मेंबर का रिंग हो, बॉन्ड एंगल 60 हो, तो इसका मतलब अंदर वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, sp5 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तो आप लगे हाथ इस पर, ये एग्जांपल जब आप करते हैं सब पे लोन पेयर, क्या आप इसको खूब अच्छे से ऑर्गेनिक में करते हैं कि नहीं? अब आप जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ लिए तो अब लगा के आप देखें, अब आपको ज्यादा मजे में समझ में आएगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप सोचो, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सोचो। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, थीटा क्या हो रहा है, कम है, थीटा क्या है, ज्यादा है, थीटा क्या है, और ज्यादा। तो सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें अंदर वाले ऑर्बिटल में, बोलो, ऑर्बिटल ऑफ रिंग कंसिस्ट ऑफ ज्यादा एस कैरेक्टर धीरे धीरे कि कम एस कैरेक्टर। सोचो, एंगल बढ़ रहा, तो एंगल कब बढ़ेगा, जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कंसिस्ट ऑफ मोर एस कैरेक्टर, तो जिसका एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसके लोन पेयर में एस कैरेक्टर क्या होने लगेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। कितना मक्खन की तरह समझ में आएगा। इन यहां पे इन लोन पेयर ऑर्बिटल इंक्रीजेज की डिक्रीजेज, बोलो, हो तो गया साबित। लोन पेयर एस कैरेक्टर में घट रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। छोटू, बॉन्ड एंगल एस से कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है ना, तो देखो बड़े आराम से समझ में आ गए। तो बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से क्लियर हो सकती हैं अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करें। तो बॉन्ड एंगल को देख के हाइब्रिडाइजेशन को बोलने की आदत हमें डालनी। किसको देख के, बड़ा प्यारा एक एग्जांपल है NO2, आपको आ रहा है इसलिए बस डिस्कस कर रहे हैं। याद करो, याद करो, याद करो ध्यान से। 132 याद आया, 132 करवाया ना। NO2 का स्ट्रक्चर जब हमने कई बार बनाया है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल नहीं दे सकते हैं, और ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा, एक। हमने आपको कई बार करवाया 132 डिग्री। ध्यान से सुनो, आपने बहुत बार हमसे पूछा है, सर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या ले, sp ले या sp2 ले, आपने बहुत बार सवाल किया है। अब आपके सामने साफ क्लियर है, एंगल कितने का राउंड है, 120 का राउंड कि 180 का राउंड। जब एंगल 120 का राउंड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन आपको क्या लेना पड़ेगा, तो हाइब्रिडेशन एक्चुअली डिफाइन जो करना है वो किससे, अब क्या अपने ऊपर ये हंसी आनी चाहिए कि नहीं, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके करते हैं हम लोग। इसलिए हमने आपको उस समय क्या बोला था, गलत तरीके से हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे आसान तरीका, हमने भी वही किया, लेकिन उस समय अपने पास ऑप्शन नहीं था। जब भी हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे तो क्या सोच के निकालेंगे, एंगल को देख करके, एंगल देख करके तब। और दूसरी बात, ये भी जो sp2 है वो sp2 भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कितना है, तो sp2 से बढ़ेगा या घटेगा, सोचो, एंगल बढ़ गया तो बॉन्ड में s कैरेक्टर बढ़ेगा, तो p कैरेक्टर घटेगा। p के ऊपर जो लिखा है वो कौन कैरेक्टर है, p, रिलेटिव किसका कैरेक्टर है, p का, s की तुलना में, तो वो 2 से नीचे जाएगा कि ऊपर। एक ऑप्शन हमने दे दिया ऐसे कि NO2 का यदि बॉन्ड एंगल 132 डिग्री है, तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगी। यहां पे एक ऑप्शन हमने दे दिया 2.3, एक ऑप्शन दिया हमने 1.7, बन गया। किसमें छोटू, SF6 में। अब देखो, अब ये बड़ा अच्छा सवाल, तो अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर जिसका एंगल नहीं पता है फिर क्या करें। आप में हम में क्या फर्क है हाइब्रिडेशन निकालने में, बस समझो, हमें VSEPR आ रहा है, तो हमें यह पता है कि स्टैंडर्ड एंगल से एंगल
कम है या ज्यादा? स्टैंडर्ड एंगल समझ रहे हो ना, कहीं होना चाहिए अगर, हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडेशन वगैरह जो स्टैंडर्ड एंगल है वहां से जो आना है उससे ज्यादा है या कम है? अगर कम है उस हिसाब से हम एस कैरेक्टर को एडजस्ट करें, अगर ज्यादा है उस हिसाब से एडजस्ट करें, बहुत ज्यादा है ज्यादा एडजस्ट करेंगे। तो आपको अब आपने जैसे पूछा एस किसी मॉलिक्यूल में कि क्या होगा हाइब्रिडेशन, तो आपको उसके लिए अब क्या आना चाहिए? VSEPR। इससे क्या होगा? एंगल का आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जो भी है, तो वहां पर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, तो वो टॉपिक आगे का। हमने इसमें बहुत बच के पढ़ाया है, सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जिसका इस्तेमाल सिलेबस में नहीं रहते हुए भी होता है। बिना उसको समझे थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, समझ रहे हो ना? तो हमने उतना ही पढ़ा, बाकी तो इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है बेवजह का। ये सब इसमें नहीं, ये अभी हम लोग जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं इंडेक्स वाला एस और पी के साथ, डी वाला इंडेक्स में कैलकुलेशन में इन्वॉल्व, इसमें अभी नहीं। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली का काम समाप्त हो चुका है पी ब्लॉक का हमारे तरफ से। आपको क्या करना है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके नीट वाले क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर लेने, फिर उसके बाद मेंस वाला सॉल्व। कितने लोग को आज का क्लास अच्छा लगा? सब हाथ उठाओगे? ठीक है, हाँ क्या समझ में आया? अच्छा लगा? हाथ उठाओ। हाँ तो चलिए अगले क्लास करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।